तो ये लेक्चर मिसलेनियस टॉपिक का पार्ट 2 है। होपफुली आपने पिछला लेक्चर देख लिया होगा जो पार्ट 1 था, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आगे आने वाले 5 से 6 लेक्चर में, राइट। चलो, ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके आराम से पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे अभी के लिए फोकस कीजिए। इन केस आप या फिर आपके भाई बंधु सखा मित्र किसी को भी पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो तो इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। अब ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, पिछले एक लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको मालूम होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को विजिट नहीं किया है तो एक बार विजिट करके देखो। यहाँ पे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके पीवाईक्यू अभी तक जितने भी पूछे गए हैं 1993 से लेकर आज तक वो सारे मिल जाएंगे एक ही जगह पे पूरा डिटेल में, है ना। तो उनको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपके सामने, जो सॉन्ग है अमार सुनार बांग्ला, होपफुली आपने सुना भी होगा, रिटेन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ इंडिया इंस्पायर्ड द लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ द बांग्लादेश एंड वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। ये इस गाने को किसने लिखा? सभी को पता है कि इसको रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा था, ठीक है। तो देखो, सॉन्ग है अमार सुनार बांग्ला वाज रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर कब? 1905 में, ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल which occurred under British rule. Song served as the ode to Mother Bengal and was intended to rekindle the spirit of unity in Bengal amidst communal division. 1971 में क्या हुआ? ड्यूरिंग द लिबरेशन वार ऑफ बांग्लादेश फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ दिस सॉन्ग एडॉप्ट कर लिया गया नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ओके, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिटरेरी वर्क ध्यान से देखिए। 2 बार क्या पढ़ना है? 2 बार इन सारी लिस्ट को पढ़ना है। जैसे मानसी जो कि 1890 में, नोन एज दी आइडियल वन, एंड दी सोनार तारी जो कि 1894 में, होपफुली अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन कहीं पे गलत हो जाए तो उसके लिए माफी, और जिसको ट्रांसलेट किया द गोल्डन बोर्ड, इसको सोनार तारी को ट्रांसलेट किया एज दी गोल्डन बोर्ड। हाउएवर इट वाज गीतांजलि, गीतांजलि उनका 1910 में बहुत फेमस है, जिसके लिए उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। सॉन्ग ऑफरिंग गीतांजलि का दूसरा ही नाम है, दैट catapulted him to international acclaim, earning him the Nobel Prize in Literature. Tagore continued to enchant readers with गीतिमाल्य, उनका बागी रचना जो है क्या क्या है? गीतिमाल्य, बालक, बालका, बालक, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, कॉमनली रिफर्ड टू एज द फ्लाइट ऑफ द क्रेन्स, है ना। ओके, बाकी ये चीजें हैं, क्या करना है आपको? उन्होंने ना केवल, है ना, पोएम्स लिखी थी बल्कि बहुत ही बेहतरीन ड्रामा भी लिखा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राजा 1910 का, दक्षर 1912 का, है ना, और अचल्यतन, है ना, ये सारा कुछ। वो क्या करना है आपको? 2 बार पढ़ना है ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 बार पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो जहन में रहेगा, सच दैट आप एलिमिनेशन भी लगा पाओ। अगर याद हो जाता है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है? बोलो हाँ ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सा है? पहला, जवाहरलाल नेहरू वाज इन हिज 4th टर्म एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। बिल्कुल सही बात है। कब से कब तक? देखो 1940, 15 अगस्त 1947 से 1951 तक, ठीक है। फिर 1952 में, 51 में इलेक्शन हुआ, फिर 52 में वो बने, 57 तक, फिर 57 से 62 तक, फिर 62 से या फिर 63 से 64 में वो डेथ हो गए, राइट। तो ये टोटल 4 चौथे टर्म में अपने थे, तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी, नहीं रायबरेली नहीं, फूलपुर, फूलपुर कहाँ है? इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, उसको रिप्रेजेंट करते थे। दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, कोई बात नहीं। और दूसरा भी हुआ क्योंकि भाई पहला सही है तो पहला तो होना ही चाहिए, तो सी और डी में पहला है। तो देखते हैं तीसरा क्या बोलता है। द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज्यूम द ऑफिस इन द ईयर ऑफ 1977, बिल्कुल सही है, याद होगा इनका नाम भी आपको। बिल्कुल सही आपने बताया, मोरारजी देसाई साहब, ठीक है। पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने कब? 1977 में। तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन हो गया डी। एकदम क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, इसको भूल जाना है, क्यों? क्योंकि ऊपर जो है वो स्लाइड यहाँ पे भी लग गया, तो माफ कीजिए इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। क्यों? मैंने बता दिया कि वो फूलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और तीसरा करेक्ट है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉन कांग्रेस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मोरारजी देसाई, जो एज्यूम किए ऑफिस 1977 में आफ्टर जनता अलायंस ऑन द जनरल इलेक्शन। दिस मार्क द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल शिफ्ट इन इंडिया एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड बीन पावर सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोट दी बुक स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट? तो ये होगा बीपी मेनन साहब। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने वेब सीरीज देखी थी, अब कुछ तो देखी थी, मूवी या वेब सीरीज, है ना। एक तो प्रधानमंत्री करके है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। एक क्या है, डॉक्यूमेंट्री है, बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, उसमें सारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूरा डिटेल एकदम एक्सप्लेन किया। अगर आपको टाइम मिलता है प्रिपरेशन से
अगर आपको लगता है कि एक साल बाद जो है आपका पेपर है तो देखना बिल्कुल ना भूलें, अगर नहीं देखा है तो, है ना। आई हाईली रिकमेंड टू वॉच दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री, जो कि यूट्यूब पे मिल जाएगा, किस नाम से, प्रधानमंत्री नाम से। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बुक का, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, जो कि लिखा था बीपी मेनन साहब ने। डिटेल देखो, द बुक स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया ऑथर्ड बाय बीपी मेनन, इट रिकाउंट्स द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट इनटू द, नाम से ही लग रहा है कि क्या होगा इसमें, बोलो हाँ है ना, तो इसलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बिल्कुल नहीं, कौन था, वारेन हेस्टिंग था, कब, 1773 में, है ना, 72 में आई थिंक। ओके, विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, कब, 1833 में, बोलो एकदम क्लियर है क्या, तो पहला गलत, दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ओनली बी। देखो, वारेन हेस्टिंग था, सॉरी माफ कीजिएगा, ऊपर 1773 टू बोल दिया था मैंने ना, नहीं 73 से लेकर 1785 तक कौन था, वारेन हेस्टिंग था, जो कि है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं था, क्यों, क्योंकि उसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है सर्व किया ट्वाइस, फ्रॉम 1757 से 1760 और 1764 से 1767, गवर्नर ऑफ बंगाल है ना सर्व किया था, गवर्नर जनरल ने। होपफुली आप लोग को दोनों में डिफरेंस मालूम है। ओके, फिर क्रिएट किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें ये बता दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, ठीक है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको मालूम है, विलियम बेंटिक 1833 में, जब सेंट्रलाइजेशन एकदम पीक पे था, आपको सारा कुछ पता है, इसलिए आगे बढ़ जाए क्या, अरे भाई बोलो हाँ ना, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु हैज रिटन द बुक, जिसका नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य कौन लिख सकता है, ऑब्वियस है बाल गंगाधर तिलक जी लिखे थे। अब इसके बारे में जानते हैं, ध्यान से देखो। गीता रहस्य वाज रिटन बाय बाल गंगाधर तिलक, एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। दिस मराठी लैंग्वेज बुक रिटन वाइल, तिलक वाज कहाँ पे थे, प्रिजन में थे, मांडले में, जो कि बर्मा में है, 1915 के टाइम पे। एनालाइज करते हैं, कर्म योगा इज फाउंड इन दी भागवत गीता। तिलक एम्फेसाइजेज द मैसेज ऑफ निष्काम कर्म योग, सेल्फलेस एक्शन इंग्लिश में हुआ, फ्रॉम द गीता। द बुक कंप्राइजेज फिलोसफिकल एक्सपोजिशन द गीता, इट्स ट्रांसलेशन और कमेंट्री, ये सारा कुछ इस बुक में मिलेगा, जिसका नाम है गीता रहस्य। कब लिखा गया था, गंगाधर तिलक ने लिखा था 1915 के टाइम जब वो जेल में थे। ओके, कुछ लिटरेरी वर्क ऑफ बाल गंगाधर तिलक जी क्या क्या है, केसरी इन मराठी और महारत्ता इसमें इंग्लिश में, कब से कब तक, 1888-81 में। केसरी बाद में बना डेली न्यूज़पेपर एंड इट इज पब्लिश, आज भी वो पब्लिश किया जाता है केसरी नाम से। 1903 में क्या हुआ कि तिलक साहब ने लिखा द आर्कटिक होम इन दी वेदास, है ना, और साथ में इन दी ओरियन ही अटेम्प्टेड टू डेट दी वेदास बाय स्टडिंग द पोजीशन ऑफ नक्षत्र। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, तिलक जी के। होपफुली आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म। ये भी क्या होता है समझाता हूँ, डोंट वरी। एज अ मूवमेंट, तो ये कौन थे, एनी बेसेंट साहब थी। ओके से साहब नहीं, साहिबा, है ना, माफ कीजिएगा साहब अगर बोल दिया मैंने तो। एनी बेसेंट वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ फेमिनिज्म, ये क्या होता है देखो, पहले तो समझो कि इट वाज फाउंडेड इन 1884, एक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है जो एडवांस करता है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क टू अचीव ग्रेजुअल कन्वर्जन टू सोशलिज्म। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ध्यान दीजिएगा, ग्रेजुअल कन्वर्जन टू सोशलिज्म रेदर देन रिवोल्यूशनरी ओवरथ्रो। इसको क्या बोला जाता है, फेबियनिज्म। एकदम क्लियर है क्या आपको, गुड। अब एक टाइप ऑफ सोशलिज्म थ्रू पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड विद द हेल्प ऑफ मिडिल क्लास। बताइए आपको, दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ स्टेट। स्टेट एक इंपॉर्टेंट एजेंट है सोशलिज्म लाने के लिए। लेबर पार्टी ब्रिटेन में इज वन ऑफ द आउटकम ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ फेबियनिज्म। आफ्टर इंडिपेंडेंस नेहरू वाज सपोर्टर ऑफ फेबियनिज्म। क्लियर है क्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वाइसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कर्जन कब 1899 से कब 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। ओके, लॉर्ड हार्डिंग मान लो आपको नहीं पता, मान लेते हैं, ठीक है, कि क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस नाम है, नाम नहीं है तो इसलिए हो सकता है नाम पता हो। जेम्स फोर्ड की बात करें तो आपको पता है कि 1919 के लगभग होगा, तो एग्जैक्ट देखा जाए तो 1916 से 1921 तक था, है ना। लॉर्ड एडविन की बात किया जाए तो 1926 से लेकर 1931 तक, ठीक है। अब देखो, इसको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना। तो सबसे पहले कौन आएगा, ऑब्वियस है लॉर्ड कर्जन, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4। तो 1 3 4 ये ऑर्डर होना चाहिए। और ये लॉर्ड हार्डिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, तो 1 3 4 ये ऑर्डर देख लो किसमें, 1 3 4 पहले में है, 1 3 4 दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ही आ गया। देखो, एक हमें मालूम भी नहीं था तब भी हमने करेक्ट आंसर निकाल लिया। होपफुली ये बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज आप कर लेते हो। तो कौन सा नहीं पता था हमें, लॉर्ड हार्डिंग। तो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1910 से लेकर 16 तक, ध्यान रहेगा अभी आपको, गुड।
ओके, बाकियों के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, हमने ऑलरेडी पहले भी किया है इनके बारे में, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के टाइम पे बिल्कुल सही, कब? 1773 में। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट डलहौजी लेकर आया था, एकदम सही। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, इसलिए डेट वगैरह याद होता है, सच दैट आप कॉमन सेंस से कर पाओ। कर्जन कब आया था? 1899 से लेकर 1905 तक था, तो उसी के टाइम पे आप कैसे नहीं आ सकता, तो यही गलत हो गया। बोलो क्लियर है क्या? एक किसके टाइम पे आया था? रिपन के टाइम, लिप्टन के टाइम पे। किसके? लिप्टन, है ना। और किसके टाइम पे इसको रिपेल किया था? रिपन के टाइम पे। एकदम क्लियर होना चाहिए ये सारा कुछ आपको। इलवर्ट बिल कब आया था? 1883 में, रिपन के टाइम पे, आपको मालूम ही है ना। तो इसलिए गलत पूछा था, गलत हो जाएगा ऑप्शन सी। एकदम डिटेल में क्लियर हुआ क्या सारा कुछ? अरे भाई बोलो हाँ ना, बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा, ठीक है। ओके, तो अगर इस आपको मालूम है ही ये सारा कुछ, तो इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। अभी तक अपन क्या कर रहे हैं? 17वां 18th लेक्चर चल रहा है, राइट। इतनी बार पढ़ चुके हैं, इसलिए बार बार रिपीट करना है ना। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टाइम बच जाएगा अगर हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं नहीं आपका रिवाइज करना ज़्यादा कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि आपने पहले के लेक्चर ढंग से नहीं देखे हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ते हुए चलो, थोड़ा सा पॉज कर लोगे बीच में, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, है ना। तो क्रॉनिकल ऑर्डर क्या है जिसमें वो अनेक्स किए गए? तो सबसे पहले सतारा एनेक्स हुआ 1848 में, 48 में। संबलपुर जो कि एक उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है, वो कब हुआ? 1849 में। फिर झांसी हुआ लास्ट में 1853 में, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3-2-1। तो 3-2-1 किधर है? ऑप्शन सी है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो ध्यान से, सतारा जो पहला स्टेट, प्रिंसली स्टेट था, एनेक्स बाय द ब्रिटिश कब? 1848 में, यूजिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बाय डलहौजी, आपको मालूम है। फॉलोड बाय संबलपुर इन 1849 और झांसी इन 1853। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज ए पॉलिसी डिवाइस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कब से? 48 से 56 तक। विच स्टेट दैट इफ अ रूलर ऑफ डिपेंडेंट स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर, इन दैट केस स्टेट वुड एनेक्स बाय द ब्रिटिश, है ना। तो अगर मतलब उसका कोई औलाद नहीं है, नेचुरल एयर नहीं है, इन दैट केस उसका जो स्टेट है ना, उसको ब्रिटिश एनेक्स कर लेंगे। और साथ में जो अगर अडॉप्ट वगैरह किया है ना, तो इन दैट केस उसके राजपाट को, उसके जो वेल्थ है वो दे सकते हैं, बट स्टेट को नहीं दे सकते। किसको? अडॉप्टेड सन को। दिस पॉलिसी वाज वाइडली presented by the Indian princess and contributed to the outbreak of Indian rebellion of 1857. Next question, which one of the following statement is not correct? नॉट करेक्ट पूछ रहा, तो नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चटर्जी ओरिजिनली इन बंगाली। तो बंगाली में नहीं, संस्कृत में था स्टार्टिंग में ओरिजिनली, है ना। तो पहला ही गलत हो गया, हमसे गलत पूछा था क्या? बिल्कुल, तो गलत हो गया ऑप्शन है। बाकी भी देखेंगे, सच दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे। तो बी ऑप्शन है कि द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द साका एरा हैज फर्स्ट चैथ ऑन द 20th मार्च नॉर्मली एंड 21st मार्च जब लीप ईयर होता है। लीप ईयर मतलब 366 डेज, और जब नॉर्मल ईयर रहता है तो 22 मार्च को पड़ता है, जो कि बिल्कुल सही है। रिवर्ट साकाज हीरा में, आई होप कि सारे मंथ आपको पता होगा। चैत्र के बाद क्या आता है? फागुन चैत्र, फागुन चैत्र, वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन चैत। होपफुली आपको क्लियर होगा ये सारे के सारे नाम। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बार पढ़ो, है ना, थोड़ा बहुत तो याद ही हो जाएगा। नहीं तो 4-5 बार पढ़ लो, पूरा याद हो जाएगा, है कि नहीं। CO like the design of the national flag of India was adopted by the Constituent Assembly कब? 22nd of July 1947। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट, सॉन्ग जो है जनगणमन composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly कब? 24th of January 1950 को एज ए नेशनल एंथम, जो कि एकदम सही है। तो आप समझो कि कौन कौन सा सही हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा सही हुआ। अब कल को अगर यही सेम क्वेश्चन बना ले कि बताओ कि कब अडॉप्ट हुआ था नेशनल फ्लैग, तो आप बता पाओ, क्यों? क्योंकि आपने डिटेल में देखा ऑप्शन में। बोलो हाँ ना। अब देखो ध्यान से, वंदे भारत एक पोयम है रिटेन इन संस्कृत, इसमें संस्कृत में, एंड संस्कृताइज्ड बंगाली बाय बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का 1870s में। The first two verses of the poem were adopted as the national song of India कब? अक्टूबर 1937 में by the Congress। और poem was first published in 1882 as a part of Chatterjee's Bengali novel जिसका नाम है आनंदमठ। It is an ode to the motherland, personified as the mother goddess in later verses of the people। ध्यान रहेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें। साका जीरा आपको मालूम ही है, 22 मार्च से स्टार्ट होता है, ऐसे चैत्र महीने से, और जब लीप ईयर रहता है तो 21 मार्च से स्टार्ट होता है, ठीक है।
मैंने नाम बता ही दिया। और इसको जो है ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 22 मार्च ऑफ 1957 को, अलॉन्ग विद ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो जनवरी फरवरी आप पढ़ते हो ना उससे। फॉर ऑफिशियल पर्पज इंक्लूडिंग गैजेट पब्लिकेशन में, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट में, गवर्नमेंट इशू कैलेंडर में और पब्लिक कम्युनिकेशन, इन सब जगह पे यूज होता है क्या, साकाज कैलेंडर। ध्यान रहेगा। ओके, नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया बोलते हैं। नेशनल फ्लैग आपको मालूम ही है ना। और साथ में जो जनगणमन है, वो चौथा स्टेटमेंट जो था वो भी मैंने बता ही दिया आपको, तो होपफुली आपको ध्यान होगा, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें देख लो। जो नेशनल एंथम हमारा जनगणमन है ना, इट वाज ओरिजिनली कंपोज एज दी भारत तो भाग्य विधाता इन बंगाली बाई रविन्द्रनाथ टैगोर कब 11 दिसंबर 1911 में। जो फर्स्ट स्टेंजा है सॉन्ग का, भारत तो भाग्य विधाता, वो अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा नेशनल एंथम कब 24 ऑफ जनवरी 1950 को। ध्यान रहेगा इतना। ओके, इट वाज फर्स्ट पब्लिकली संग ऑन द 27 दिसंबर 1911 एट दी कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि हमने पहले ही देख लिया। आई थिंक इस लेक्चर में, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में डिटेल में मैंने आपको बताया था। बोलो क्लियर, गुड। अब यहाँ पे आ गया पर्सन, दूसरा है इवेंट, कौन सा रिलेटेड है। तो डलहौजी किससे रिलेटेड है, ऑब्वियस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, तो सी का होगा पहला। अब चेम्सफोर्ड की बात करें तो ये क्या किया था, डायरकिन को इंट्रोड्यूस किया था, क्या बोलो, हाँ ना, 1919 के एक्ट में। तो डी का चौथा हो जाएगा। तो देखो सी और डी क्या हो गया, 14। तो 14 किधर किधर दिख रहा, इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, मतलब बी और डी तो नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं। लिन लिथगो की बात किया जाए तो बचा कौन कौन सा, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी हो गया, डायरकी भी हो गया। तो लिन लिथगो की बात किया जाए तो ए कनेक्टेड है अगस्त ऑफर से, और मैकडोनाल्ड जो था उसने कम्युनल अवार्ड दिया था 1932 में। कब, 1932 में, याद कीजिए। ये हो गया दूसरा। फिर बचा कौन सा, अगस्त ऑफर। तो लिन लिथगो क्या हो जाएगा, तीसरा। कब, अगस्त ऑफर 1940 में। होपफुली आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है। तो 2 3 1 4 आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन सी हो गया। ठीक, ओके, सारा कुछ पता है, आगे बढ़ जाए क्या, अरे भाई बोलो हाँ ना। ओके, अगर आपको नहीं क्लियर है तो एक बार पॉज करके आराम से पढ़ लो, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विथ रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछ रहा। तो हाकिम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट और मिलिटेंट अहरार मूवमेंट। मालूम नहीं है ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा फेमस नाम नहीं है, तो हो सकता है आपको ना मालूम है, तो क्वेश्चन मार्क करो, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। When the Indian National Congress was formed, सैयद अहमद खान अपोजिट, ये भी मान लो कि आपको नहीं पता। ठीक है, हमसे नॉट करेक्ट पूछा है। दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग विच वाज फॉर्म्ड इन 1906 वेहेमेंटली अपोज, मतलब पूरे फोर्स से अपोज किया पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेट इलेक्टोरेट। सोचो, पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या उसने अपोज किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो और खुश हुई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाँ चलो ठीक है, हमारा रिप्रेजेंटेशन हम अब ज्यादा रहेगा। बोलो हाँ ना। तो इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया, हमसे गलत ही पूछा था, हमें मिल गया। बोलो एकदम क्लियर, गुड। तो ये देखो कि अच्छा, बाकी फिर करेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो हमने क्वेश्चन मार्क किया था वो अब करेक्ट हो जाएगा कि हाकिम अजमल खान वाज वन ऑफ द लीडर टू स्टार्ट अ नेशनलिस्ट और मिलिटेंट अहरार मूवमेंट। ठीक है, अहरार मूवमेंट ध्यान में रखना है, और हाकिम अजमल खान ध्यान में रखना है। दूसरा भी सही हो जाएगा, चौथा भी सही हो जाएगा। चौथा भी पढ़ लेते हैं कि मौलाना बरकत उल्ला और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी वेयर अमॉन्ग दोज हु फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहाँ, काबुल में। ध्यान रहेगा। ओके, इसको अभी 2 बार आपको पढ़ना है। कितनी बार, 2 बार पढ़ना है। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939। कौन प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के। देखो ध्यान से, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट लुधियाना। कब, 1939 में, पंजाब, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है कंटिन्यू टू होल्ड दिस पोजीशन कब तक, 1946 तक। उनके प्रेसिडेंशियल स्पीच टू दी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फ्रीडम इज इनडिविजिबल, है ना, टाइटल दिया। ही डिनाउंस दी पॉलिटिकल बैकवर्डनेस एंड ऑपरेशन इन्फ्लिक्टेड ऑन दी पीपल। ही ऑल्सो एक्सेप्टेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमिटमेंट टू द यूनाइटेड एंड फ्री इंडिया, और क्रिटिसाइज किया उनको जो who dreamed of political independence for their state separate from India, है ना, इंडिया से अलग होकर जो अपना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सोचते हैं, उनको क्रिटिसाइज किया। और लुधियाना सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस वाज अ माइलस्टोन इन द ग्रोथ ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट और एंड सिग्नल द यूनिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द नेशनलिज्म दैट हैज डेवलप्ड। ठीक है, अब ये कुछ और डिटेल, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज पब्लिश्ड इन 1908 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, उसके प्रेसिडेंट थे आमिर अली। कौन थे? आमिर अली। ध्यान से देखो, लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1908 में स्टेब्लिश हुआ अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ सैयद आमिर अली
to put pressure on the British government for Muslim cause. Next question. At the time of partition of India, which one of the following provinces of British India came forward with a plan for a united और independent existence? सोच रहे हो कि यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए कौन आया था सबसे पहले चारों प्रोविंसेस में से? तो वो आया था पंजाब। करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। कि ओनली पंजाब इन ब्रिटिश इंडिया प्रपोज किया है यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग पार्टीशन, लेड बाय सिख लीडर जिनका नाम था मास्टर तारा सिंह। इसको भी बहुत ही किसी मूवी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे पंजाब के लीडर मास्टर तारा सिंह किस तरीके से नेगोशिएट कर रहे थे और क्या क्या चीजें है ना उस टाइम पे देखने को मिली। मेरे को मूवी या वेब सीरीज याद नहीं आ रहा है ना, अगर याद आएगा तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी। कांग्रेस सॉट पंजाब यूनिटी विथ इंडिया, जबकि मुस्लिम लीग सोचता था कि सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बने। अल्टीमेटली क्या हुआ कि पंजाब वाज रिलीजियसली पार्टीशन हो गया उसका, है ना, दो टुकड़े में पंजाब बट गया, एक पाकिस्तान की साइड चला गया, एक इंडिया की साइड में। अदर प्रोविंसेस जैसे कि आसाम, बंगाल और बिहार ने ज्वाइन किया इंडिया को विदाउट एनी सच प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा became involved in the freedom movement early in the 20th century। क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सम ग्रुप फाइट कर रहे थे अगेंस्ट द किंगशिप, है ना, अपने राजा के अगेंस्ट में और उसके प्रोटेक्टर ब्रिटेन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग भी क्या आ गए, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, ये मेन रीजन था। देखो ध्यान से, नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा बिकेम इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट अर्ली इन द 20th सेंचुरी, क्योंकि देयर वर ऑलरेडी सम ग्रुप जो कि फाइट कर रहे थे अपने राजा के साथ और उनके प्रोटेक्टर जो कि ब्रिटिश थे उनके साथ। देखो, राजा वीर विक्रम माणिक्य गवर्नमेंट वाज अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन फेस्ड बाय ट्राइब्स लाइक द रीन्स, क्या है ट्राइब एक नाम है, लेड टू द अपराइजिंग अगेंस्ट बोथ द लोकल रूलर एंड द ब्रिटिश। दिस इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉडर डिसकंटेंट विद द कॉलोनियल रूल और इट्स कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसके टाइम पे, है ना, लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी, है ना, टुक प्लेस किया, तो वो है लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके बाद कोई भी एनेक्सेशन या एक्सटेंशन नहीं हुआ ब्रिटिश टेरिटरी का। तो ध्यान दीजिएगा, 1856 में लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक था, 1848 लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, है ना, और वो रिस्पॉन्सिबल था लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। ही एनेक्सेस मेनी इंडियन स्टेट्स यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे सतारा, संबलपुर और झांसी। which state that if a ruler of a dependent state died without a natural heir, the state would be annexed by the British। हमने ऑलरेडी देख लिया, जैसे कि झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर और नागपुर, इन सबको उसने एनेक्स किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा के। नेक्स्ट, which one of the following statement is not correct? ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा। नील दर्पण वाज अ प्ले बेस्ड ऑन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर, बिल्कुल सही बात है। इसका मुझे आप डेट बताना, क्या इंडिगो रिवॉल्ट कब हुआ था, 1859 में हुआ था क्या, उसी टाइम पे नील दर्पण लिखी गई थी क्या? वेरी गुड। अब नील दर्पण किसने लिखा था, तो आप बता ही दोगे, अरे बोलो हाँ ना, गुड, जरा कमेंट करके बता दो फिर। अगला है कि द ऑथर ऑफ द प्ले घासी राम कोटवाल्स इज विजय तेंदुलकर, मालूम नहीं क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस फैक्ट नहीं है। अगला, द प्ले नवन्ना बाई नवीन चंद्र दास वाज बेस्ड ऑन द फेमाइन ऑफ बंगाल, मान लो ये भी नहीं पता। उर्दू थिएटर यूज टू डिपेंड हेवनली और पारसी थिएटर, ये सही हो सकता है, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो पहला सही चौथा सही। अब बी और सी में कंफ्यूजन है, 50-50 है, बोलो हाँ ना, तो 50-50 है, तो एक काम करते हैं आंसर ही देख लेते हैं, गलत करने से बेहतर है आंसर। देखो, तो दूसरा करेक्ट है, तो तीसरा गलत है। देखो, घासीराम कोटवाल एक 1972 का मराठी प्ले है जिसको विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा, ध्यान रहेगा इतना इंफॉर्मेशन, ठीक है। तीसरा गलत है, क्यों, ध्यान समझो, क्योंकि नवन्ना रिटेन बाई दी बिजोन भट्टाचार्य कब 1944 में एंड स्टेज बाई IPTA एक्सप्लोर्स दी डिवास्टेटिंग बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। बस इतना इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को क्या करता, अटेम्प्ट करता, क्या बिल्कुल करता, क्यों, क्योंकि भाई 50-50 पे आप पूछ चुके हैं, बोलो हाँ ना, तो 50-50 पे आ चुके हैं तो बिल्कुल इतना रिस्क लेना तो आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यह इधर बुक्स है और इधर है उनके ऑथर। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सभी को पता है, विनायक दामोदर सावरकर, तो आपसे 1 का 4 हो जाएगा। 1 का 4 किसमें है, पहले में है और तीसरे में है, ठीक है। आनंद मठ किसने लिखा था, अभी मैंने बताया बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने आनंद मठ लिखा था, ऊपर मैंने पूछा था ना आपसे, गुड, तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो बी का तीसरा चलो सही है, ए में भी है और सी में भी है। लाइफ डिवाइन साधना को लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और लाइफ डिवाइन को लिखा था श्री अरबिंदो ने, तो ये हो जाएगा दूसरा। तो 4, 3, 2, 1 मतलब 43, 21, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम क्लियर हुआ कि आपको ध्यान भी रहेगा, ओके। तो देखो ये चारों के चारों है ना मैच कर गए
और इनके बारे में ये डिटेल है कि इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस एक इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री है 1857 रिवॉल्ट का बाय विनायक दामोदर सावरकर, जो पहली बार का पब्लिश हुआ था 1909 में। बुक वाज बैन्ड इन द ब्रिटिश इंडिया ड्यू टू इट्स इन्फ्लामेटरी कंटेंट बट वाज प्रिंटेड इन द नीदरलैंड इन 1909। It described the 1857 rebellion as a unified Indian uprising against the British rule और emphasizes हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे emphasize किया। सावरकर जस्टिफाइज इंडियन एक्ट ऑफ वेजिनेंस एज अ रिएक्शन टू ब्रिटिश ऑपरेशन। साधना की बात किया जाए तो रियलाइजेशन ऑफ लाइफ है, एक कलेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एट द टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वेयर क्रम्बलिंग बिफोर द माइटी ऑफ नेपोलियन, कब 1799 में, डेट भी अगर आपको याद रहेगा ना तो करेक्ट आंसर कर लोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल केप्ट द ब्रिटिश फ्लैग फ्लाइंग हाई इन द इंडिया। उस टाइम पे कौन था? डलहौजी था क्या? डलहौजी तो बहुत बाद में है, आपको मालूम है, बहुत पहले आ गया था, 1848 से 56 तक, बोलो है ना। ओके, अब कॉर्नवालिस था क्या? बिल्कुल नहीं, वेस्ली था उस टाइम पे, लॉर्ड वेस्ली जो है 1799 के टाइम पे था। देखो ध्यान से, इसका टाइम पीरियड क्या है। लॉर्ड वेस्ली वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब से? 1798 से 1805 तक। He kept the British flag flying high in the India at the time when empires in Europe were crumbling before the mighty of Napoleon. He persuaded an aggressive policy of expansion और consolidation of British power, कहाँ? इंडिया में, which earned him the nickname of the Indian Napoleon। उसको क्या बोला गया? इंडियन नेपोलियन। ध्यान रहेगा क्या? लॉर्ड वेस्ली कब से कब तक, कहाँ पे, सारा कुछ किसके अगेंस्ट में, ध्यान रहेगा। गुड, होपफुली आपको ये सारा कुछ क्लियर होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही था। होपफुली आपको बढ़िया से क्लियर भी हुआ होगा। जहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया वो इसलिए सच दैट कि लेक्चर बहुत लेंदी ना हो जाए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं वो पर्टिकुलर चीज आपका क्लियर नहीं है, तो आपको जस्ट क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसको रीड आउट करना है। अगर लगे कि नहीं डिफिकल्ट है तो एक बार करना है, लगे कि आसान है 2 बार करना है, ठीक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। चलो, आज के लिए है 2 नहीं 4 लाइन है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। तो होपफुली अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।